देखिए, इससे पहले हम इस चैप्टर की कई वीडियोज ला चुके हैं। ये मानो इसकी लास्ट वीडियो है। अब तक हम पढ़ चुके थे, अगर आपने पिछली वीडियोज देखी हैं तो आपको पता चलेगा कि अब तक हम धातुओं के निष्कर्षण के बारे में 2 पॉइंट जान चुके थे, दूसरा भी आधा जाना था। एक तो हमें जाना था निम्न अपग्रहशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, और जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है। भर्जन और निस्तापन उनको हमने इसमें पढ़ लिया था। उसी के बाद अभी धातु प्राप्त करेंगे तो सेकंड हो जाएगा मध्य वाला। फिर पढ़ेंगे जो उच्च अपग्रहशील धातु हैं जो सबसे ऊपर स्थित हैं सक्रियता श्रेणी में, उनका निष्कर्षण कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी परिष्करण, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो जो अन्य बातें थी वो हम पहले ही बता चुके हैं। तो चालू करते हैं बिना किसी, देखो हाँ, और जो भी है वीडियो उससे अगली वीडियो है, इससे पिछले जो भी आएगी भर्जन और निस्तापन के द्वारा हमने जो कार्बोनेट एस्केन धातु के और जो सल्फाइड एस्केन उनको बदला ऑक्साइड में। जैसे जिंक कार्बोनेट को बदला जिंक ऑक्साइड में, और जिंक सल्फाइड को बदला जिंक ऑक्साइड में। अब जिंक ऑक्साइड से, इससे पहले हम इससे पिछली वीडियो में पढ़े हैं, उसको देखें। उसके बाद हम इस ऑक्साइड को हम बदलेंगे धातु में। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे जिंक है, इसका ऑक्साइड बना, चाहे कार्बोनेट एस से चाहे सल्फाइड एस से, दोनों से क्या बनाया हमने, जिंक ऑक्साइड। अब इसको बदलना है धातु में, शुद्ध धातु में या जिंक में। तो क्या करेंगे, इसका अपचयन करा देंगे। या तो हम लेंगे कार्बन या लेंगे उच्च अपग्रहशील धातु, उनसे इसका अपचयन करा देंगे या विस्थापन करा देंगे, और हमें क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु। शुद्ध तो पूरी तरह नहीं मिलेगी, लेकिन धातु प्राप्त हो जाएगी। ये कार्बन है, ये इसका अपचयन करेगी और क्या बनाएगी, जिंक धातु को अलग कर देगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। तो हमें प्राप्त करनी थी धातु, धातुओं को निष्कर्षण पढ़ रहे थे, तो धातु तो हमें मिल गई जिंक। तो इस अपक्रिया को उसके बाद लिखें जो हमने भर्जन और निस्तापन दोनों लिख लिए हैं या लिख चुके हैं। अब यहाँ इसके द्वारा अपचयन कराने के अलावा एक और रास्ता है कि विस्थापन अपक्रिया का हम यहाँ पर सहारा ले सकते हैं, क्योंकि विस्थापन अपक्रिया में इससे जो उच्च अपग्रहशील धातु हैं वो इसका विस्थापन कर देंगी और हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। अब एक पॉइंट आगे चलते हैं, नोट लगा कर लिखेंगे। ये तो यहाँ लिख देना तुम्हें बस कि इस प्रकार हमें जिंक धातु प्राप्त होती है। नोट, नोट में क्या बताना है, देखो हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर इसका विस्थापन कराएं, जैसे एक उच्च अपग्रहशील धातु लें जैसे कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या है, जब ऐसे ऑक्साइड एस के साथ क्रिया करती है तो वो धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, जिसका अपचयन कराया जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपक्रिया ऊष्मा छिपी होती है। जैसे एक हमारे पास अपक्रिया है आयरन ऑक्साइड, अगर इसकी हम एल्युमिनियम साथ क्रिया कराएं, ये भी इसी द्वारा प्राप्त होगा, भर्जन निस्तापन इसी तरह। लेकिन जब इसकी अपक्रिया हम एल्युमिनियम के साथ कराएं या इसका विस्थापन कराएं तो क्या होगा, ये दोनों सॉलिड अवस्था में है। ये जो आयरन धातु है ये तो अलग मुक्त होगी और एल्युमिनियम बना लेगा ऑक्साइड, लेकिन ये अपक्रिया अत्यंत ऊष्मा छिपी होगी, जिसके कारण ये आयरन कैसा मिलेगा हमें, गलित अवस्था में, ठोस नहीं मिलेगा। तो इसी अपक्रिया को हम कहेंगे थर्मेट अपक्रिया। ये यहाँ पर लिक्विड
फॉर्म में मिलेगा, अवस्था में मिलेगा, ये सॉलिड। देखो इसी अपक्रिया को फिर दोबारा से सुन लें। जब आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है या एल्युमिनियम की क्रिया आयरन ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अपक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो आपने पटरी देखी है या फिर लोहे की कुछ ऐसी, लोहे को छोड़ो, पटरी को ध्यान रखो। लोहा तो फिर बड़े कारखानों में, मशीनें, जो संयंत्र हैं वहाँ पर इन लोहे की दो भागों को जोड़ने के लिए इस अपक्रिया का प्रयोग करते हैं लोहे की सहायता से, क्योंकि यह हमें किस अवस्था में प्राप्त मिलेगा? द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में, जिसके कारण उस समय तो उनके बीच में डाल दिया जाएगा और ये चिपक जाएंगे। चिपकेंगे वैसे बहुत जोर के, जैसे बस पटरी को याद रखें, रेल की पटरी। लोहे के जो भी सामान है बड़े बड़े, वहाँ इसका उपयोग करेंगे। इसे कहेंगे थर्मिट अपक्रिया। ये नोट में लिखना है तो पहले मैं ही लिखूँ, और कौन लिखेगा? जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया कराई जाती है तो आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यह अपक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इस अपक्रिया का उपयोग या इस अपक्रिया को थर्मिट अपक्रिया कहते हैं, और इस थर्मिट अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरी या मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इस अपक्रिया को थर्मिट अपक्रिया इस अपक्रिया का उपयोग या थर्मिट अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की
दरारों को जोड़ने में किया जाता है। ये थर्मिट जो अपक्रिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस इसको याद रखना है। देखो सेकंड जो पॉइंट था वो तो कंप्लीट यहीं इसी के साथ। ये नोट है, नोट में क्या है कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की क्रिया कराने से एल्युमिनियम तो ऑक्साइड बनाएगा, आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है क्योंकि यह अपक्रिया ऊष्माक्षेपीय। इसका उपयोग करते हैं रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जे उनकी दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इसे ही थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। बस इसको देखें, लिखें। अब देखिए हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है, हालांकि हम इसको पहले पढ़ते हैं लेकिन हमने इसको लास्ट में ले लिया है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण यानी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं वो हैं उच्च अपक्रयशील धातुएं। उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे, उनसे धातु जो है वो कैसे प्राप्त की जाएगी। देखो ये धातुएं मिलती हैं लगभग संयुक्त अवस्था में, या तो ऑक्साइड अवस्था में या क्लोराइड अवस्था में या फिर और किसी अवस्था में या एस के रूप में। तो इनका किसी दूसरी धातु जैसे जैसे कार्बन है या किसी दूसरी धातु के द्वारा अपचयन तो कराया नहीं जा सकता क्योंकि उच्च अपक्रयशील है। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग ही विधि का उपयोग करेंगे जिसको हमने पहले भी जान चुके हैं, पहले भी उसको पढ़ा है, विद्युत अपघटन विधि। उस विधि द्वारा क्या करेंगे, इनका पृथक करेंगे क्योंकि इसमें क्या होंगे, जैसे ऑक्साइड आयन है, जैसे सोडियम में है वो क्लोराइड के साथ मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भी हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इनका क्या करेंगे, ये जो धनायन और ऋणायन दोनों आपस में आप देख रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड Na और Cl यानी क्लोरीन, इस पर ऋणायन आ जाएगा और सोडियम पर धनायन। तो इस प्रकार इन्हें मुक्त करेंगे किस पर, कैथोड और एनोड पर। इस विधि को कहेंगे विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। विद्युत अपघटन का इसका प्रयोग करेंगे।
ऐसे ही जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसमें जो धन आयन है एल्युमिनियम वो कैथोड पर चला जाएगा, और जो ऋण आयन है ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन वाला वो किस पर चला जाएगा, एनोड पर। तो इनके जो विलीन अवस्था है या गलित अवस्था है उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, तो किस में बदल जाएंगे, अपने अपने आयनों में पृथक हो जाएंगे। कैथोड पर वो मुक्त हो जाएगा कौन, ऋण आयन, नहीं कैथोड पर धन आयन और एनोड पर ऋण आयन। इस प्रकार इन धातुओं का क्या करेंगे हम, पृथकीकरण या निष्कर्षण कहते हैं। सकृत श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं मैं सीधा लिख रहा हूँ, उच्च अपक्रियाशील धातुएं। उच्च अपक्रियाशील धातुएं उच्च अपक्रियाशील धातुएं किसी दूसरी धातु या कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, इसलिए इन धातुओं के को विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, इनके अयस्कों से, इनके जो संयुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं उससे, विधि से प्राप्त करते हैं। इन धातुओं के गलित, अब जैसे माने सोडियम की बात करें तो सोडियम की बात कर रहे हैं अभी, इस धातु का मतलब अभी सोडियम, इन सोडियम के क्लोराइड जो है सोडियम क्लोराइड उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इन धातुओं के गलित अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर धनायन, धनायन कौन, वो धातु, तथा एनोड पर अब जैसे क्लोराइड की बात करें तो क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन वो क्या है, ऋण आयन। क्लोरीन गैस यानी जो भी ऋण आयन होगा, चाहे ऑक्सीजन हो, जो भी ऋण आयन होगा वो किस पर मिलेगा, एनोड पर। क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी हो ऋण आयन
एनोड पर एनायन मुक्त होते हैं या प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसके जलीय विलयन में या इसकी गलित अवस्था में धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर मिलेगी हमें पहले कैथोड पर मिलेगी हमें सोडियम प्लस धातु और एनोड पर मिलेगी क्लोरीन माइनस। इसी प्रकार अगर हम लें जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो कैथोड पर मिलेगी हमें एल्युमिनियम और एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन। कैथोड पर क्या मिलेगा? धन आयन, एनोड पर ऋण आयन। तो इस प्रकार हमें धातु प्राप्त हुई एल्युमिनियम, सोडियम। तो उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं, इनका पृथक्करण निष्कर्षण कैसे करेंगे? विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा। विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा, बस इसको याद रखना है, इसको आप देखें। और इसके बाद अभी हम एक पॉइंट की ओर बात करेंगे। देखो, ये तो हो गई सारी विधियां प्राप्त करने की। अब क्या है, जो हमने अपचयन प्रक्रम द्वारा धातुएं प्राप्त की उनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां फिर भी रह जाती हैं, उनको कहते हैं अपद्रव्य, और उनको हटाना पड़ता है। और इसके लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण। बस लास्ट हेडिंग है यार, पॉइंट इस चैप्टर का फिर कंप्लीट। ये तो आपने देख लिया है, बस उस अगले बिंदु का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। उस पॉइंट को लिखें कि इनमें अब भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। जो धातुएं अपचयन प्रक्रम द्वारा प्राप्त की गई हैं उनमें अब भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, उन्हें हटाना जरूरी है, उनको दूर करना जरूरी है। बस इस कौन सी विधि द्वारा पृथक करेंगे, दूर करेंगे? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा। विद्युत अपघटनी परिष्करण ये विधि है हमारी। विधि भी लिख दें, चलो ठीक है, जैसे भी। इसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघटन विधि का यहाँ भी प्रयोग करेंगे। कैसे? एक पात्र लेंगे, इस पात्र में जो धातु हमें प्राप्त की अपचयन प्रक्रम से वो है अशुद्ध। उस अशुद्ध धातु का हम एनोड पर वो बनाएंगे। देखो, यह है एनोड हमारा, ये मानो कैथोड। ये हमारा पात्र है। जिस धातु का विद्युत अपघटन करना है, ये परिष्करण विधि का प्रयोग करना है, उसी का विलयन लेंगे।
लेकिन होना चाहिए विलयन शुद्ध। ये विलयन हो गया। जैसे मान लो कॉपर का करना है तो कॉपर सल्फेट विलयन हो गया। जो शुद्ध धातु है उसको लेंगे किस पर, इस पर एनोड पर, किसका लेप लगाएंगे, और जो अशुद्ध धातु हमें प्राप्त हुई है उसको रखेंगे हम कैथोड पर। ये हमारा कैथोड है। ये हमारा एनोड है। यहीं बैटरी लगा देते हैं हम। देखो, जिस धातु का परिष्करण करना है उसका शुद्ध धातु का विलयन लेंगे इसमें कॉपर सल्फेट माना कि हमने, और उसी धातु को, शुद्ध धातु को इस पर लगाएंगे। किस पर, इस पर। और अशुद्ध धातु जो प्राप्त हुई है जिसका हमें परिष्करण करना है उसको लगाएंगे कैथोड पर। तो क्या करेंगे, जैसे धारा प्रवाहित होगी इस अशुद्ध धातु से कुछ कुछ भाग इस विलयन में घुलता जाएगा, और विलयन से धातु इस कैथोड पर निक्षेपित होती जाएगी। जो अशुद्ध धातु है उस पर चढ़ती जाएगी परत, और जो अशुद्धियाँ इसमें घुलेंगी वो इसमें घुल जाएंगी, और जो नहीं घुलेंगी वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी और उसको कहेंगे एनोड पंख। बस इतना स्पून था। फिर दोबारा से सुन लें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा है। कॉपर सल्फेट क्यों लिया, माना कि हमने इसका ही क्या करना, परिष्करण। तो कॉपर की जो शुद्ध धातु है उसको लगाएंगे एनोड पर। यहाँ लिखने से फायदा नहीं है ना। और जो धातु कॉपर में हमें प्राप्त हुई है अपचयन प्रक्रम से, जो हमने ऊपर प्रक्रम पढ़े थे, सेकंड थर्ड जो भी हैं, थर्ड तो नहीं, सेकंड और फर्स्ट, उसको इस पर लेंगे कैथोड पर। जैसे धारा प्रवाहित करेंगे एनोड से जो धातु है वो इसमें प्रवाहित होगी, मिलेगी इस विलयन में, और विलयन से धातु किस पर चढ़ेगी, कैथोड पर। इस प्रकार हमें धातु प्राप्त होगी। बस लिखना है, इसमें लिखना है कि कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, टिन आदि का विद्युत अपघटनी आदि को विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध धातु किया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। द्वारा प्राप्त करते हैं या इनके लिए प्रयोग करते हैं। इसमें अशुद्ध धातु को कैथोड पर
तथा शुद्ध धातु की पतली परत को एनोड पर लेपित करते हैं। यानी लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसी धातु का लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। उसी धातु